तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पड़ी, मैं चेक करता हूँ। स्क्रीन आ रही है? नो सर, अभी ब्लैंक है। अच्छा अच्छा, तो मेरे इसमें शो कर रहा है कि स्टॉप शेयरिंग करके दिखा रहा है। सर स्क्रीन तो आई थी पर ब्लैंक थी। अच्छा, ब्लैंक थी। अब देखते हैं थोड़ा। अब आ रही है? यस सर, यस सर, आ गया ना, टाइटल वाली आ गई ना? यस सर। हाँ। तो हम लोग आरंभ करते हैं। कल हमने तकनीक पे अध्ययन किया था। ये कोर्स वर्क के आपके अंतर्गत पहला टॉपिक टेक्निक था, जिस पे चर्चा की थी हम लोगों ने। और आज उसी श्रृंखला में दूसरी कड़ी है मटेरियल्स एंड मीडियम्स, विधि एवं सामग्री। विधि एवं सामग्री अर्थात टेक्निक के बाद यदि हमें टेक्निक मालूम है तो हम कैसे करेंगे और क्या सामग्रियां हमको चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया हम अडॉप्ट करेंगे, पालन करेंगे, कौन से प्रोसेस, उस पे आज थोड़ा प्रकाश डालेंगे हम। टेक्निक्स थोड़ा सा रिव्यू पुराना कर लेते हैं। कला की तकनीकों का आधार मूलतः माध्यम एवं सामग्री ही होते हैं, ये सभी जानते हैं। जबकि जो निराकार है वो तो हमारे मन में है, किंतु साकार जब भी हम उसको करेंगे तो कोई माध्यम चाहिए, अथवा कोई ना तकनीक चाहिए, अथवा साथ में सामग्री चाहिए, जिस आधार पे हम उसे साकार रूप या सॉलिड फॉर्म में या स्थूल आकार दे सकेंगे। तकनीकों का सैद्धांतिक पक्ष मात्र एक मार्ग बताना है, रास्ता दिखाना, दिशा निर्देशन अथवा समस्याओं या समाधान का पठनीय अथवा मौखिक पक्ष ही हो सकता है। अर्थात ये एक तरीके से रास्ता बताया जाता है कि इस रास्ते से आप चलें तो ये लक्ष्य, ये समस्या यदि आपने कोई पहले से तय है, उसके समाधान के प्रति आप आगे बढ़ सकेंगे इन प्रक्रियाओं के गुजरने से। जबकि उसका प्रायोगिक पक्ष उसे परिणाम की ओर ले जाता है, और जब हम उसका प्रयोग करते हैं तब हम उसके परिणाम तक, हमने यदि घर पे सोचा कि हमको अमुक जगह जाना है तो ऐसे जाना होगा, ये रास्ता है, ये तरीके हैं, ये संसाधन है। फिर जब हम प्रायोगिक रूप में उसे चल पड़ते हैं तभी हमें परिणाम मिलता है। तो वो वास्तव में माध्यम और सामग्री के ऊपर डिपेंड करेगा। अर्थात प्रायोगिक पक्ष उसे समस्याओं का समाधान प्रदान करता है और इस हेतु माध्यम एवं सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कई तकनीकों का संबोधन एवं नामकरण इन्हीं माध्यम एवं सामग्री के प्रयोग पर ही निर्भर करता है। अस्तु किसी परिणाम, समाधान, वस्तु, कलाकृति के निर्माण व सृजन में प्रत्यक्ष स्वरूप तकनीकों के लिए प्रच्छन्न और प्रत्यक्ष स्वरूप माध्यम सामग्रियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण ही नहीं, अनिवार्य भी है। बिना उसके हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, परिणाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः सारांश में तकनीक की यात्रा अथवा पूर्णता उसके प्रायोगिक पक्ष, माध्यम एवं सामग्री के द्वारा ही तय अथवा निर्धारित होती है। मटेरियल से मीडियम, माध्यम एवं सामग्री। माध्यम एवं सामग्री दो शब्दों का युग्म है, जिसमें किसी क्रिया, कार्य प्रणाली, प्रविधि, प्रक्रिया हेतु अपनाए जाने वाली आवश्यक विधान, उपयुक्त तौर तरीका तथा सामग्रियों के प्रयोग, उपयोग का दिशा निर्देशन प्रदान किया जाता है। किसी प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवश्यक माध्यम एवं सामग्री के अनुसरण एवं पालन से ही लक्ष्य, परिणाम, परिणति, समाधान एवं उत्पाद को गुणवत्ता के साथ, सुगमता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। माध्यम एवं सामग्री के बारे में अलग अलग जानना थोड़ा आवश्यक प्रतीत होता है। यदि हम माध्यम से ही अडॉप्ट करते हैं, सामग्री ही
मटेरियल सही यूज करते हैं तो परिणाम भी उसी के अनुकूल आता है, और परिणाम ही आज महत्वपूर्ण भी है। माध्यम क्या है, किसे कहते हैं माध्यम? माध्यम का तात्पर्य जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, जिसके सहयोग से समाधान अथवा परिणति को प्राप्त किया जा सके। अर्थात ये एक इसके थ्रू काम करते हैं, ये मीडियम्स कोई रास्ता हमको देता है, उसके सहारे चलते हैं। अर्थात यह समस्या और समाधान के मध्य, लक्ष्य और निष्कर्ष के मध्य, विचार व भाव तथा अभिव्यक्ति के बीच एक कड़ी, एक सेतु का कार्य करता है। माध्यम सहारा बनता है किसी परिणाम का। अतः विचारों की अभिव्यक्ति, समस्याओं के निदान तथा प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के रूप में जल रंग तथा तैल रंग चित्र सृजन के माध्यम हैं। माध्यम का तात्पर्य हमने समझा कि एक सेतु का काम है, जो हमारे पास तकनीक है और जो परिणति आनी है, उसके बीच में ये माध्यम हमारा एक सेतु, पुल या ब्रिज का काम करता है। सामग्री जो रॉ मटेरियल्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, हमें वो प्रोडक्ट्स के रूप में, उत्पाद के रूप में मिलता है, वो सामग्री हमारी आवश्यकता, हमारे माध्यम के ऊपर डिपेंड करती है। तकनीकों के अध्ययन के पश्चात सामग्रियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी आवश्यक है, क्योंकि तकनीकों की सफलता सामग्रियों के प्रयोग पर ही निर्भर करता है। किसी भी समस्या का निदान अपनाई गई प्रणाली के साथ उपयुक्त सामग्री के प्रयोग पर भी निर्भर करता है। यदि बहुत अच्छी तकनीक है, प्रक्रिया सही अपनाई, सामग्री बेकार है, सामग्री सही नहीं है, तो परिणति, प्रोडक्ट्स हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। सामग्री की गुणवत्ता, गुणात्मकता परिणाम को प्रभावित करता है, और तकनीक तथा माध्यम दोनों को ही निष्क्रिय एवं प्रभावहीन बना सकता है। यदि सही सामान हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी सारा मेहनत, सारी तकनीकी नॉलेज और माध्यम भी व्यर्थ जा सकता है, उसे निष्क्रिय कर सकता है, प्रभावहीन हो सकता है। अतः अभिव्यक्ति, समाधान, उत्पाद एवं कृतियों के निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्रियों की उपलब्धता, चयन एवं प्रयोग महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ कागज एवं तूल का एक माध्यम है, लेकिन कौन से कागज? जल रंग काम करना है तो हम क्या ऑयल शीट इस्तेमाल करेंगे? नहीं करते। ऐसे ही ऑयल कलर के लिए हम कार्ट्री शीट्स या एवरी शीट्स इस्तेमाल नहीं करते। तो इसकी भी आवश्यकता है कि हमें कौन से तकनीक से जाना है, क्या माध्यम लेना है, और उस माध्यम के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है। हम थोड़े से इसकी अवधारणा पर चर्चा करते हैं। माध्यम एवं सामग्रियों की अवधारणा समस्याओं की अपेक्षा समाधान, कच्चे माल से अपेक्षित उत्पाद, भावों तथा विचारों से उद्भूत अभिव्यक्ति पर निर्भर करती है। अर्थात माध्यम एवं सामग्री का चयन अथवा निर्धारण किसी तकनीक के सफलता के लिए होता है। इससे तकनीकों के प्रयोग का मार्ग सुगम, सरल तथा सफल होता है। माध्यम एवं सामग्री की सफलता और उपादेयता सत्यापित इसी से होती है। दूसरी ओर माध्यम एवं सामग्रियों का चयन भी तकनीकों के प्रयोग के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अधिक ये सारी चीजें, तकनीक, मीडियम्स एंड मटेरियल्स, ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ तकनीकों की भांति ही माध्यम सामग्री की चर्चा मात्र दृश्यकला के संदर्भ में, बल्कि ड्राइंग एंड पेंटिंग के संदर्भ में ही की जा रही है। अर्थात माध्यम एवं सामग्री की चर्चा का आशय मात्र चित्रण कार्य से ही है। विचार, भाव, भावना की अभिव्यक्ति, संदेशों के संप्रेषण आदि के लिए चित्र रचना में प्रयुक्त माध्यम एवं सामग्री पर ही यह अध्ययन केंद्रित है। भारतीय कला परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण अंतर्गत चित्र सूत्र को ही चित्र रचना हेतु मानक एवं आदर्श माना गया है। कम से कम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में हम उसे एक आदर्श ग्रंथ मानते हैं, और उन्हीं मानकों का, उपमा का, प्रमेय का प्रयोग हम अपने चित्र रचना में करते हैं। अर्थात पश्चिम की तकनीकी अलग हो सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति सभी वही भावों को ही करते हैं। तो इसका आवश्यक, ये हमारी अवधारणा है जो हमारे शास्त्रों पे आधारित है। अब इसको अलग अलग माध्यम उसमें हम लेते हैं। चित्र रचना के पारंपरिक टेक्निक्स जो परंपराओं से चली आ रही है, वह टेक्निक या वह माध्यम मौखिक हमें पता होता चलता है, उसके लिखित आवश्यक नहीं कि हो ही। पारंपरिक अर्थात न जाने कब से और किस कालखंड से, इसकी गणना भी नहीं की जा सकती कब यह शुरू हुआ होगा, और कौन लिखी की किसी रखा नहीं, कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हम यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते।
कालखंड से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयुक्त होती चली आ रही माध्यम एवं सामग्री जिसने भावाभिव्यक्ति के सूक्ष्म स्वरूप के लिए ठोस और साकार स्वरूप प्रदान करने में सहायता की। भावनाओं की अभिव्यक्ति मन में छुपी भावना जो निराकार है, जो एक संवेग है, उसे आधार प्रदान करने के लिए, सॉलिड फॉर्म लाने के लिए या सामने दर्शक या श्रोता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम इन माध्यमों का प्रयोग करते हैं, इन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। सोच, विचार, कल्पनाएं, भावनाओं आदि की अभिव्यक्ति तथा संदेशों का संप्रेषण जिसके द्वारा संभव हो सका वह माध्यम एवं सामग्री ही तो है। इसके अभाव में सारी विचार, कल्पना, भावना आदि कोरी कल्पना ही तो रह जाती। यदि यह आवश्यक सामग्री हमारे पास न हो, भले ही वो प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों के शैल ही हों, पाषाणीय उत्कीर्णित चित्र हमारे सामने वो उदाहरण के रूप में मिलते हैं, लेकिन माध्यम और सामग्री तो थी वहां। ऐसी कोई ना कोई सामग्री या माध्यम हमें चाहिए। कृति चित्र सृजन के लिए प्रागैतिहासिक काल से ही किसी न किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता रहा है, जो निरंतर जारी है। आज भले ही इसने विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है, साथ ही सामग्रियों के चयन तथा माध्यम के प्रयोग में भी नित्य नूतन सोपान रचा जा रहा है, तथा उसे माध्यम एवं सामग्री चाहिए ही चाहिए। जब हम पारंपरिक कला तकनीक के माध्यम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक, लोक तथा शास्त्रीय कला समाहित है। पारंपरिक रूप में हम देखते हैं तो प्रागैतिहासिक चलता रहा, ठीक है, एक समय के बाद वो समाप्त था, लेकिन उसी के आधार पर लोक डेवलप होती है और उसी और विकसित स्तर पे हम जब पहुंचते हैं तो हमारी शास्त्रीय कला डेवलप होती है। इन पर थोड़ा चर्चा अलग करते हैं। यहाँ चित्र रचना है पारंपरिक रूप से प्रयुक्त माध्यम एवं सामग्री का संक्षिप्त प्रकाश डाला जाना आवश्यक प्रतीत होता है। पारंपरिक कला प्रागैतिहासिक चित्रण में हम देखते हैं कि रेखा चित्र तथा उत्कीर्णित आकृतियां ही मिलती हैं, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर के औजार, रक्त, जली हुई काष्ठ या ऐसे ही अर्थ कलर या जमीन से जुड़ी हुई चीज जो है, बिना रासायनिक के, बिना कृत्रिमता के, उसका प्रयोग प्रागैतिहासिक चित्रण में देखा गया है। ये मूल रूप से रेखा चित्रण के रूप में हुए हैं और कुछ जगहों पे कई शैल चित्र ऐसे भी मिलते हैं जिसमें पहले आकृतियों को सृजित करने से पहले वहां लाइन ड्राइंग उकेर कर की गई, अर्थात उत्कीर्णित है, अर्थात किसी शार्प टूल्स से, उस समय के पत्थर के औजार ही रहेंगे, उससे पहले उकेरा गया, फिर उसमें रंग भरे गए हैं। अर्थात दोनों ही विधि वहां पे इनग्रेविंग भी, कार्विंग भी है और फिर कलर भी है। कार्विंग और शस्त्र का नहीं, लेकिन एक रेखा चित्रण की गई है, जिसके लिए हमने देखा कि बहुत सारे गोमूत्र या ऐसे रक्त का प्रयोग भी किया गया है डार्क कलर एडहेसिव पक्का बनाने के लिए। लोक कला तकनीक में मूल रूप से हमारे जल रंग ही आता है। गांव में, घरों में जब हम किसी शादी ब्याह या किसी सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों में चित्रों का सृजन होता है तो हम देखते हैं कि केवल पानी के सहारे ही काम होता है, चाहे वो भिगोकर चावल की पीसी हुई आटा हो अथवा गेहूं के आटे हो या कोई और भी चीज, हल्दी हो या जैसे सिंदूर हो, इन सब में केवल रंग है और पानी का इस्तेमाल होता है, दूसरी चीजों का प्रयोग नहीं ही होता। मिट्टी, गोबर, चावल, चौक, खड़िया, वनस्पति रंग आदि। वनस्पति रंग का प्रयोग खास करके लोक कला में महत्वपूर्ण रहा है। वनस्पति रंग जिसे वेजिटेबल्स कलर्स कहते हैं और सामान्यतः यह फूल पत्तियों या किसी के चर्म से, पेड़ के छाल से ऐसे प्राप्त, जैसे कत्था हो जाता है, ऐसे सेम के पत्ते से, ऐसे दूसरी चीजों से, अनार के छिलके से गोल्डन कलर का प्रयोग करते बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज जो घरेलू रूप में, वनस्पति रूप में उपलब्ध है। और कुछ रह गया तो किचन में उपलब्ध है, जैसे किचन कलर में हल्दी हो गया, धनिया हो गई, बहुत सारी चीजें किचन में हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। शास्त्रीय कला तकनीक की बात करते हैं तो वह भी जल रंग पर ही आधारित रही है, जिसमें सीमेंटिंग सामग्री होती है, जो फ्रेस्को यदि बन रही है तो दीवार में फिक्स होनी है, वो सामग्री उसके लिए चाहिए। चूना, रामरज, खड़िया, हिरोजी या ऐसे ही अर्थ कलर जिससे हमारी शास्त्रीय कला निर्मित हुई है। अजंता के चित्रों को भी देखें तो उस समय यह सीमेंट जो आज अवेलेबल है ऐसी स्थिति नहीं थी, किंतु एक फर्श या दीवार में पक्का प्लास्टर करने की तकनीक थी, उसी में रंग को समायोजित भी करते थे और उसी के अनुकूल सामग्री का प्रयोग किया जाता था। आज के समय में जब आते हैं, मॉडर्न मीडियम्स की चर्चा करते हैं तो चित्र रचना के लिए आज बहुत सारे मीडियम्स हैं, बल्कि लिमिटलेस है। एक कलाकार दूसरे कलाकार से भिन्न रखता है अपनी ओपिनियन इन संदर्भ में, और प्रयोग में भी वह अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल करता है। कला सृजन की हजारों वर्षों की यात्रा
अनेक परिवर्तन के साथ आज आधुनिकता के दौर में आ चुकी है। विकास की यात्रा में इसमें आशा व कल्पना से परे माध्यम एवं सामग्री के प्रयोग को सहज ही देखा जा सकता है। हम जिस विषय के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, उसमें आकृतियां सृजित हो जाती हैं। वो माध्यम अडॉप्ट किया जाता है जो कभी कल्पना से बहुत ही दूर थी, कोई सोच भी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उससे परे है आज की तकनीक और माध्यम। आधुनिक युग के इस पर अनेक शोध व अन्वेषण हुए हैं और निरंतर जारी हैं। इस समय बहुत सारे शोध का तात्पर्य यहाँ केवल पीएचडी डिग्री प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, बाकी बहुत सारे शोध कार्य चलते रहते हैं रिसर्च पेपर्स के रूप में, या यूं ही कोई पेपर नहीं भी लिखता तो भी शोध कार्य चलता रहता है, अन्वेषण खोज जारी रहता है। चित्र रचना की तकनीक भी बदल गए हैं और पारंपरिक माध्यम एवं सामग्री का प्रयोग भी। आज की चित्र रचना की तकनीक बिल्कुल देखते हैं हम कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पारंपरिक जो लोक कलाएं थी उनके माध्यम एवं सामग्री भी बदल गए हैं। यदि हम मधुबनी चित्रण की बात करें या वर्ली की बात करें या किसी और आदिवासी कला की जो दीवालों पे उपलब्ध होती थी, कच्ची दीवालों पे गोबर या चिकनी मिट्टी से दीवार पोती जाती थी और फिर उस पे जली हुई लकड़ी से रेखांकन होता था और सीधे रंग भरे जाते थे बिना तुलिका के। लकड़ी या बांस की डंडी में कपड़े या रुई के फाहे लपेट करके तुलिका बनाया जाता था। किंतु क्या वो आज हमारे पास तक पहुंच सकती है? वही तकनीक, वही सामग्री, वही माध्यम होता तो हमारे पास वो नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए उसके प्रचार प्रसार और आज का जमाना व्यावसायिक है तो मार्केटिंग के लिए भी आवश्यक है कि उसको आवश्यक सामग्री और आवश्यक माध्यम में उसको परिणत किया जाए। सांस्कृतिक उत्सव, धार्मिक उत्सव में भले ही उसी तरीके से पेंटिंग्स बनती है, किंतु हमारे यहाँ तक पहुंचते तक या विदेशों तक जाने में उसे कैनवास या आधुनिक रंग सामग्रियों का सहारा लेना ही पड़ता है। यह उसके विकास के लिए आवश्यक भी है, उसके संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। चित्र रचना की तकनीक भी बदल गए हैं और पारंपरिक माध्यमिक सामग्री हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वर्ली पेंटिंग्स आपके पास यहाँ मिल रही है। इसका मतलब दीवार में मात्र नहीं है, हमें देखना होता है दीवार में तो मुझे जाना पड़ेगा। बौद्धिक क्षमता एवं सोच विचार के साथ संप्रेषण तथा भावाभिव्यक्ति भी तो बदल गई है। हमारे जो बौद्धिक स्तर हुआ करते थे, जो हमारा परिवेश होता था, जो समाज होता था, जो हमारी वे ऑफ लाइफ थी, वो सब बदल गई है। तो हमारी अवधारणा भी बदलती, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बदलती है और इसलिए विषय भी बदलते हैं चित्र सृजन के माध्यम में। परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है, स्वाभाविक है, हर चीज में परिवर्तन होता है और होना स्वाभाविक भी है। नहीं तो हम स्थिर और ठीक स्थिर पानी जैसा हो जाएगा जो खराब हो जाता है कुछ दिनों के बाद। चलता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता। इस कारण से नदियों का पानी शुद्ध और पेय माना जाता है, बाकी तालाब का पानी पेय नहीं माना जाता। अतः कला सृजन के लिए प्रयुक्त तथा प्रचलित आधुनिक माध्यमों में कुछ निम्नवत है जो हमारे पारंपरिक तथा लोक चित्रों को भी प्रभावित किया, न कि आधुनिक कला तकनीक मात्र को। आधुनिक कला तो इन सबको लेके चल ही रही है, हमारी लोक और पारंपरिक चित्र शैली भी इससे परिवर्तित, परिमार्जित, संवर्धित और संरक्षित हो रही है। लोक चित्रण तकनीक जल रंग सामान्य रूप से उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी, गोबर, चावल, चौक, खड़िया, वनस्पति, एक्रेलिक एवं पोस्टल रंग इसमें आज आ गए हैं। अब एक्रेलिक कलर से कैनवास पे पेंटिंग्स मधुबनी की आप देख सकते हैं। मैं स्विंग भी बनाता हूँ। ऐसे ही आप देखें शास्त्रीय कला तकनीक तो जल व रंग, तेल रंग चल रहा है, उसमें बहुत सारे आपने देखा। शास्त्रीय कला के रूप में जब राजा रवि भरत, बहुत सारे पेंटिंग शास्त्रीय विषय पर आधारित है, पश्चिम से प्रभावित है, लेकिन उन्होंने ऑयल कलर का खूब इस्तेमाल किया है और वो इस कारण से बहुत सारे पौराणिक विषयों को बाहर लेके गए। आधुनिक कला तकनीक जल व तेल रंग माध्यम के रूप में हम लेते हैं और सामग्री अनलिमिटेड है, एंडलेस है, चाहे वो ऑयल, वाटर, पोस्टर, एक्रेलिक, एनेमल एवं ड्राई के संग वेट कलर भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल पेंसिल या क्रेयन के संग हम देखते हैं कि वाटर कलर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इवन ऑयल कलर, वाटर कलर की पेंसिल मिल रही है जिससे पानी बाद में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे तकनीकी परिवर्तन आए हैं आधुनिक कला तकनीक के साथ। हम देखते हैं सृजनात्मक कला तकनीक तो और भी फ्री है। जल, तेल वो मिक्स, एक जल रंग भी इस्तेमाल होता है और तेल रंग भी इस्तेमाल होता है एक ही कैनवास में, बल्कि और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते, ड्राई कलर भी, तीनों कर लीजिए। ऑयल, वाटर, पोस्टर, एक्रेलिक, एनिमल, आज सभी माध्यमों का प्रयोग आज बिल्कुल फ्री, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, इसी आधार पर पेंटिंग बनेगी। इसके बाद आता है मिक्स मीडिया। चित्र रचना के मिश्रित माध्यम क्या है, जिसको अभी हम चर्चा करें, जस्ट वही चीज अब एक विस्तृत रूप में हमारे सामने आता है। मिक्स मीडिया, मीडिया मिक्स होता चला जा रहा है। कला सृजन का यह अत्याधुनिक माध्यम है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रयोग पूर्व में नहीं हुए,
तथापि आज इसके प्रयोग की कोई कल्पना और निश्चित सीमा ही नहीं रह गई है। यूरोपीय बारोक शैली में हम देखते हैं कि कला सृजन की तत्कालीन मुख्य आयाम वास्तु, मूर्ति व चित्र सम्मिलित रूप से रूपायित होते दिखाई देते हैं। इनमें संयुक्त रूप से ही तीनों विधाएं भावों को एक साथ अभिव्यक्त करती हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति में कदापि अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात बिल्डिंग से पार्ट मूर्ति हो गई और उस मूर्ति पे पेंटिंग्स की गई, इन तीनों को हम अलग नहीं कर सकते, सम्मिलित रूप से प्रोजेक्ट हमारे सामने आते हैं, अर्थात तीनों माध्यम एक साथ प्रस्तुत हो रही हैं। तो इसलिए ऐसे माध्यमों को हम अलग नहीं, पहले भी हुए हैं, आज दूसरे रूप में इसका। मिश्रित मीडिया कला मल्टीमीडिया कला से सर्वथा भिन्न है। ये दो चीजें आती है, हम कहते हैं मिक्स मीडिया एंड मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया एक अलग चीज है और मिश्रित मीडिया हमारे लिए मिश्रित मीडिया है, सर्वथा भिन्न है, दोनों में अंतर है, जिसमें दृश्य कला के गैर दृश्य तत्वों जैसे रिकॉर्डिंग, ध्वनि, साहित्य, नाटक, नृत्य, गति, ग्राफिक्स, संगीत तथा अंतरक्रियाशीलता से संबंध है। ये मल्टीमीडिया है। इसके इतिहास की बात करें, मिश्रित मीडिया की पहली मानी जाने वाली आधुनिक कलाकृति पाब्लो पिकासो की 1912 में कोलाज स्टिल लाइफ विद चेयर कैनिंग है। ये पहली कृति पिकासो की मानते हैं, जिसे उन्होंने मिक्स मीडिया में बनाया था, जिसमें छद्म 3D प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कागज, कपड़ा, पेंट और रस्सी का उपयोग किया गया था। छद्म 3D अर्थात 3D है नहीं वो, लेकिन हमें आभास देता है। 3 डायमेंशन पेंटिंग्स या चित्र 2 डायमेंशंस होते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, थिकनेस नहीं होती है। किंतु पाब्लो पिकासो ने इस कृति को ऐसा प्रभावित बनाया, ऐसा इंप्रेशन डाला, ऐसी चीज डाले कि वो त्रिआयामी दिखती है। क्यूबिज्म तथा दादावाद जैसे आंदोलनों के प्रभाव ने 20वीं शताब्दी में हेनरी मेंटिस, जोसेफ कार्नेल, जीन डफेट और एल्वर्थ केली जैसे मिश्रित मीडिया की वृद्धि में योगदान दिया। इसकी वृद्धि में इन कलाकारों ने भी योगदान दिया। आरंभ पाब्लो पिकासो से किए थे और उसके बाद क्यूबिज्म अर्थात घनवादी तथा दादावादी कलाकारों ने, ये दो बाद उस समय चले थे और घनवाद के प्रणेता या बड़े कलाकार के रूप में हम पिकासो को मानते हैं। उनसे ही चली थी मिक्स मीडिया, जो आगे चलती आ रही। इन्होंने 20वीं सदी के अंत में प्रतिस्थापन जैसे अन्य नवाचारों को भी जन्म दिया। ऐसा माना जाता है विद्वानों का कि ये मिक्स मीडिया ही थी जो आगे चलकर प्रतिस्थापन कला अर्थात इंस्टॉलेशन को जन्म देती है। आरंभ यही से इसका बीजारोपण इंस्टॉलेशन का यही हो जाता है। आगे वह एक शैली के रूप में, एक माध्यम के रूप में हमारे सामने आती है। मिक्स मीडिया तो पेंटिंग्स तक ठीक है, किंतु इंस्टॉलेशन को जो बात करते हैं तो पेंटिंग्स हो कहा जाए, मूर्ति कहा जाए, क्या कहा जाए, ये थोड़ा सा अस्पष्ट होता है। आगे इस पे आते हैं। मिश्रित मीडिया कला के प्रयोग, इन्हें विभिन्न रूपों में विभेद किया जाता है, जिनमें निम्न प्रमुख है। कोलाज, एक बड़ा पार्ट कोलाज पेंटिंग का अंग है और जितने भी पेंटर्स हैं कोलाज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे तो इसमें एक्सपर्ट ही हैं। हमने बेगर साहब का नाम सुना होगा, वो कोलाज के बड़े अच्छे चितेरा थे, मध्य प्रदेश के ही थे, अमृतलाल बेगर, और साहित्यकार भी थे। नर्मदा पर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। यह एक चित्रण का रूप है जिसमें विभिन्न सामग्रियों जैसे रिबन, अखबार, पत्रिका की कतरन, फोटो आदि को मिलाकर एक संयोजन बनाया जाता है। वास्तव में यह पुराने समय में यह एक छिटपुट प्रयोग के रूप में था, जो 20वीं सदी में की शुरुआत में ब्रॉक और पिकासो के प्रयास से के कारण आधुनिक कला का एक मूलभूत हिस्सा ही बन गया। आरंभ में यह छिटपुट होता रहता था, इक्के दुक्के लोग करते थे, किंतु ब्रॉक और पिकासो के इस संदर्भ में कार्य करने के बाद यह एक विधा के रूप में डेवलप हो गई। और हम देखते हैं कि जितने भी यूथ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे फाइन आर्ट्स इवेंट्स हैं, जिसमें कोलाज भी एक महत्वपूर्ण इवेंट्स होता है। कोलाज का रूप अब मैं कहूँ तो आप देखते हैं रंगोली में भी विभिन्न रंगों का, ठीक है वो रंग ही होते हैं, पाउडर्स रूप में होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है उसमें भी। कोलाज कपड़े पे भी होते हैं, अलग अलग कपड़े विभिन्न रंगों को रंग के हम बनाते हैं, एप्लिक का स्वरूप है। ऐसे कोलाज पेंटिंग्स लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट है, बहुत सारे विषयों को लेकर इस पे आजकल काम हो रहा है। फिर असेंबलेज, यह कोलाज का ही त्रिआयामी संस्करण है, जिसमें सब्जेक्ट एक निर्धारित सब्सट्रैक्ट के अंदर बाहर या निकलता रहता है, अंदर या बाहर हो जाता रहता है। इसमें वस्तु अथवा सामग्री की 3D व्यवस्था होती है। ऐसे कई पेंटिंग हम देखते हैं कि आजकल उसके
फ्रेम के बाहर आकृति चली जाती है। तो ये कुछ चीजें इनोवेशन है जो इसका परिणाम है मिक्स मीडिया का। फाउंड ऑब्जेक्ट कला, यह एक ऐसी कला है, फाउंड ऑब्जेक्ट अर्थात क्या, प्राप्त सामग्री कला, निर्माण कला। मतलब जो भी सामग्री मिल गई हम उसको काट छांट करके भी नहीं, कुछ लगता है मॉडिफाइड करके प्रेजेंट कर देना। जैसे आप यदि बगीचे में जा रहे हैं, कोई अजीब सी लकड़ी मिलती है, कोई जड़ ऐसा मिलता है आर्टिस्टिक फॉर्म में, दृष्टि हमारी ऐसी पैनी होती है तो हम उसे उठा लाते हैं, थोड़ा सा रंग रोगन करके पेडिस्टल लगा के सजा लेते हैं घर में। तो ये फाउंड ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ऐसी कलाओं को हम मानते हैं। यह एक ऐसी कला है जिसमें पारखी कलाकार व कलात्मक अभिरुचि रखने वाले कला मर्मज्ञ स्वतः प्राप्त वस्तु को सुगढ़ तरीके से सुव्यवस्थित कर इसे एक अच्छा सा विषय अनुकूल शीर्षक दे देते हैं। इसे वैचारिक कलाकार मार्शल डुचैम्प ने लोकप्रिय बनाया था। एक पश्चिम के कलाकार डुचैम्प हुए हैं, उनके द्वारा इस कला को लोकप्रिय बनाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों में अल्टर्ड बुक माध्यम तथा वेट एंड ड्राई माध्यम में भी उल्लेखनीय है। ये मिक्स मीडिया के जो मैंने अभी चर्चा किया था, ड्राई एंड वेट, सूखा और गीला रंग एक साथ प्रयोग करके ऐसे बनाना, अर्थात बहुत सारे ऐसे विषय हैं, केवल उठा कर रखना है और नीचे टाइटल लगाना, ये कलाकृति का स्वरूप है। इसमें आवश्यक नहीं कि कला के ही अध्येता हो, कला के विद्वान हो या पारखी हो, कोई जरूरत नहीं है। वो केवल दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। कला रसिक, कला अभिरुचि रखने वाले लोग भी ऐसे कलाकृतियों को अपने गृहों में, ड्राइंग रूम में सजाते हैं। वैसे ही चित्र रचना नवाचार और अनोखेपन की ओर बढ़ रहा है। एक जमाना था जब चित्र फ्रेम के सीमा में संयोजित होती थी, आज वह बाहर लटकती हुई दिख जाती है। आज माध्यम एवं सामग्री के प्रयोग का कोई बंधन नहीं है, अतः चित्र रचना में जल रंग के साथ तैल रंग का प्रयोग की प्रचलन आम सा हो गया है। चित्र सृजन में आज गीले और सूखे रंग तकनीक को एक साथ उपयोग किया जाता है। In visual art, mixed media describes artwork in which more than one medium or material has been employed. Assemblies, collages, and sculptures are three common examples of art using different media. Materials used to create mixed media art include, but are not limited to, paint, cloth, पेपर, वुड एंड फाउंड ऑब्जेक्ट्स। ये कोई इसकी सीमा ही नहीं रही, असीम है। हमारे पास संभावनाएं अनंत हैं और मटेरियल भी अनंत है। तो हम अपनी अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम को लेकर के, और किसी एक नहीं अनेक माध्यम को एक साथ लेकर के अपनी भावनाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को सामने रख सकते हैं, दर्शकों तक ला सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जा सकता है। आवाज़ें चल रही है, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, नहीं तो ऐसा लगता है कि साइलेंट हो जाए। नेक्स्ट जिसको हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी कोलाज या इन चीजों से ही इंस्टॉलेशन पद्धति मिक्स मीडिया से डेवलप हुई, प्रतिस्थापन माध्यम। हाँ, यद्यपि ये पेंटिंग का माध्यम नहीं माना जाता, तथापि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इससे मालूम तो होनी चाहिए हमें विभिन्न विधाओं को। कला को नई आयामों माध्यमों में प्रस्तुत करने की आज होड़ सी लगी हुई है। माध्यम में नवाचार का प्रयोग कला सृजन हेतु नित्य नए द्वार खोल रहे हैं। प्रतिस्थापन कला भी इसी का एक उदाहरण है। प्रस्तुति के आधार पर इसे चित्र कहा जाए या मूर्ति या फिर सृजन का कोई और माध्यम स्पष्ट नहीं होता, अस्तु इसे प्रतिस्थापन के नाम से संबोधित किया जाने लगा और यही इसी नाम से यह पहचान भी बना ली, जो सर्वथा उपयुक्त भी है, क्योंकि अभिव्यक्ति के इस माध्यम में कला के स्थापित किसी मौलिक सिद्धांतों का समावेश या प्रदर्शन अथवा कोई बंधन नहीं कि आप ऐसा ना करें या ऐसा करें। पूर्णतः स्वतंत्र कला है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप कहीं भी संयोजित कर सकते हैं। आप पेंटिंग्स की जब स्कल्पचर्स लगाते हैं, पूरे एक पैंट फुल पैंट पहने आप एक निश्चित पेडेस्टल पर बिछाते हैं, आगे हेलमेट रखते हैं, पीछे जूता रखते हैं, आकृति तैयार हो जाती है। प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है, प्रस्तुतिकरण कैसा हो। जैसे कहते हैं ना, विज्ञापन महत्वपूर्ण होता है, रैपर अच्छा होना चाहिए, अंदर की बातें तो लोग बाद में देखेंगे। तथापि एक इनोवेशन है, एक अभिव्यक्ति का माध्यम है ये, और ये स्वीकार्य होता चला जा रहा है। वास्तव में इस माध्यम में कुछ वस्तु व सामग्रियों को जमा कर, व्यवस्थित कर, संयोजित किया जाता है। आवश्यक नहीं कि इसमें चित्रात्मक गतिविधियों का कोई स्थान भी हो,
किंतु आज यह एक माध्यम के रूप में तेजी से कला जगत में स्थान बना रहा है, जबकि इसकी आयु अधिक नहीं 30-40 वर्ष ही होगी। इससे पहले यह नहीं आई थी। तो हम देख रहे हैं कि कुछ भी आप जमा करके प्रतिस्थापन के रूप में आप उसे ले सकते हैं। Installation art is an artistic genre of three-dimensional works but are often site-specific and designed to transform the perception of a space. हम इंस्टॉलेशन कला को इस तरह से भी देखते हैं कि वह कहाँ उपयोग में होना है या किस जगह पे लगाना है, तदनुकूल भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी होटल के सामने है, किसी बिल्डिंग, पर्टिकुलर बिल्डिंग विशेष के लिए हम उसी के अनुकूल कोई ऐसे इंस्टॉलेशन बनाते हैं जो उसके लिए उपयुक्त होता है। दर्शक वहां कितने जाएंगे, इंडोर है, आउटडोर है, ये सारे मायने भी इनमें देखे जा सकते हैं। इनके विभिन्न प्रकार भी हो गए हैं, टाइप्स भी हैं आज। इंस्टॉलेशन आर्ट कैन कंप्राइज ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मीडिया सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर, रेडीमेड्स, फाउंड ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग एंड टेक्स्ट। इन सबको ड्राइंग एंड टेक्स्ट भी आ रहा है, ये देखिए इन सबको लेके समाहित कर रहे हैं हम लोग। पेंटिंग, स्कल्पचर और रेडीमेड मटेरियल्स तो हैं ही। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द नेचर ऑफ द डिस्प्ले, इंस्टॉलेशन स्पेस कैन रेंज फ्रॉम कल्चर टू मिनिमल। यह स्पेस छोटी सी जगह में भी हो सकता है और बड़े स्पेस में भी, विशाल स्पेस में भी। आप देखें तो केरला में कोवलम बीच के पास बहुत बड़ी स्कल्पचर शिप में बनी हुई है, उसे भी इंस्टॉलेशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे, आप भिलाई स्टील प्लांट में जाएं तो उनका ग्लोब के चारों तरफ लोहा रिंग बनकर लटकाया गया है। ऐसे हम देखते हैं, आप स्टॉक मार्केट के आगे बुल लगा हुआ है, यह हमारे राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी की जो बाहर स्कल्पचर्स लगी, वो बहुत सारी चीज इंस्टॉलेशन का ही प्रारूप है, जिसका आज स्थान है, महत्व है और बाजार है। इसके एडवांटेज, इट ऑफर्स so much more than a traditional of paintings, sculpture or any other kind of creativity would. It may engage you on multiple level, activating your senses to experience art in a new way. Touch, sound, smell, as well as vision are explored to convey the artistry of installations. Installation art is a relatively new genre of contemporary art, practiced by an increasing number of postmodernist artists, which involves the configurations or installations of objects in a space such as a room or a warehouse. The resulting arrangements of materials and space comprises the artwork. मटेरियल्स को अरेंज करना, उसको इकट्ठा करके लाना, उसको सुव्यवस्थित ढंग से रख देना और कहाँ रख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होना ही यह कला को एक मूलभूत सिद्धांत उसको मान के चलिए। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलेशंस मीडिया आर मिक्स मीडिया। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यूजुअली क्रिएट इंस्टॉलेशन इन मिक्स मीडिया। ये बेसिक रूप से मिक्स मीडिया का ही डेवलप्ड रूप है और मूल रूप से इसे इंस्टॉलेशन के जो आर्टिस्ट हैं वो सामान्यतः इसको क्रिएट करते हैं और विभिन्न सामग्रियों को एक साथ संयोजित करके। में मुख्य कार्य इसमें हमारा कंपोजिशन ही होता है, संयोजन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो हमने पढ़ा भी है पहले भी कि एक दीवार को संयोजित कैसे किया जाए। हम इवन घर में अपने ड्राइंग रूम को संयोजित करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन के रूप में, वैसे बाहर पब्लिक प्लेस पे हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सामग्री को एकत्र करके और संयोजित करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन। सेंसरी एक्सपीरियंस, द पॉइंट फॉलोज फ्रॉम द प्रीवियस वन, उसी से रिलेटेड है सेंसरी एक्सपीरियंस। हमारा भावनात्मक अनुभव इससे मिलता है, भावनाएं जुड़ जाती हैं। ऐसे मटेरियल यूज करते हैं कि वह उस भाव का संकेतक बन जाता है, उसका द्योतक बन जाता है, पर्याय बन जाता है। कंसेप्चुअल यूज ऑफ स्पेस। अब स्पेस पड़ा है, बहुत जगहों पे हम देखते हैं खाली स्पेस पड़ा, क्या किया जाए। घर में भी कुछ कोना खाली रहता है तो सोचते हैं इसमें लगा है तो चलो एक यहाँ पे गमला लगाते हैं, कौन सा लगाया जाए, क्या लगा जाए। फ्लावर वेज रखते हैं तो फ्लावर वाज कैसा रखा जाए, पीतल का, कांच का या सेरेमिक का, ऐसे हम हर जगह सोचते हैं। तो जो कोई भी बिल्डिंग या बाहर का आउटडोर का प्रोग्राम्स होता है, कोई ऑफिस बन रहे हैं, तो वहां भी हम इन चीजों को देखते हैं कि उसकी जगह को भरने के लिए एक जगह सामग्री चाहिए। साइट स्पेसिफिसिटी, साइट अर्थात दृश्य स्पेशल
कौन से दृश्य में, कौन से जगह पे, समुद्र तट पे लगाना है तो कैसे हमको लगाना है, पीछे बैकग्राउंड में यदि कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग है तो हमको कौन सा इंस्टॉलेशन वहां पे शूट करेगा, बैकग्राउंड में यदि जंगल रखना है, जंगल है, बगीचे हैं तो कैसे, किसी पार्क, वो भी पार्क किसके लिए, क्या बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, बुजुर्गों के लिए कैसे है, इन सब को देखते हुए हम उस हिसाब से ही इंस्टॉलेशन की सामग्रियों को व्यवस्थित करके डिस्प्ले करते हैं। फिर टेम्पररिटी, कुछ इंस्टॉलेशन टेम्पररी रहते हैं जो किसी विशेष ओकेजन पे हम लगाते हैं और फिर वह हट जाता है, हटा दिए जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन कुछ इंस्टॉलेशन परमानेंट होते हैं। बारोक कला में हम देखते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री के अंतर्गत जब पढ़ते हैं तो बारोक और रोकोको दो साज सज्जा की कला में मुख्य रूप से, बारोक जबकि बड़े रूप में है और एक्सटीरियर डेकोरेशन का कार्य यदि देखें तो वहां से शुरू होता है, और रोकोको में आके छोटे इंटीरियर डेकोरेशन की बात हम करते हैं, तो वो पहले से कुछ दूसरे रूप में था, अब परिवर्तित होता हुआ हमारे इंस्टॉलेशन के शब्द के साथ इस रूप में हमारे समक्ष आ गया है। वीडियो इंस्टॉलेशंस, ये जो चित्र, मूर्ति, आकृति या इन चीजों से हमने जो भी सामग्री, वेस्ट मटेरियल्स बल्कि ले सकते हैं, वेस्ट मटेरियल्स के रूप में बहुत सारे सामग्री हमारे घरों में रहते हैं, उनका यूज करके, चाहे वो प्लास्टिक के बॉटल्स हों या और भी अनुपयोगी वस्तु पड़ी है, उससे भी इंस्टॉलेशन बनते हैं। अब एक नई टेक्निक उसमें डेवलप हो गई है वीडियो प्रतिस्थापन माध्यम, अर्थात हम जो सॉलिड फॉर्म हमारे पास था अब उसको परिवर्तित करते हैं वीडियो रूप में। प्रतिस्थापन का ये एक और नया संस्करण है, इट्स न्यू एडिशन ऑफ इंस्टॉलेशंस। पूर्व के संस्करण में कुछ सामग्रियों की आवश्यकता भी होती थी, किंतु इसमें तो मात्र तकनीकों का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि टेक्नोलॉजी ही हमारे लिए काफी होता है। हमारे पास क्या है नहीं है कोई मायने नहीं रखता है, बस हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए मोबाइल के रूप में, जो आज सभी के पास है स्मार्ट मोबाइल के रूप में, और उनसे हम वीडियो इंस्टॉलेशन या प्रतिस्थापन कला को निर्मित कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं उसी माध्यम में। जरूरी नहीं कि उसका कोई सॉलिड आकार हमारे पास आए, हम उसी तरीके से उसको देखते हैं और प्रदर्शित करते हैं, उसमें लग जाते हैं, क्रिएटिविटी उसमें भी है। वीडियो इंस्टॉलेशंस इज ए कंटेम्परेरी फॉर्म दैट कंबाइंस वीडियो टेक्नोलॉजी विथ इंस्टॉलेशन आर्ट। इंस्टॉलेशन आर्ट में यदि वीडियो टेक्नोलॉजी लग जाए तो दोनों मिलकर एक नया तरीका से बनता है वीडियो इंस्टॉलेशंस। और निश्चित रूप से इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे मोबाइल में, हमारे नेट पे उपलब्ध है, हम उसे डाउनलोड करके अपना काम करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, वही वीडियो इंस्टॉलेशन इसी रूप में बनता है। मेकिंग यूज ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग्स एनवायरमेंट टू अफेक्ट द ऑडियंस। ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स, दर्शक या श्रोता, दोनों को प्रभावित करने के लिए हम ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे चीज़ों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कि वो प्रभावित करें उन्हें और अच्छा लगे, अप्रिसिएशन हमें मिले, हम उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को भी महत्व देते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और यह एक निश्चित रूप से क्रिएटिविटी का काम है, सभी इसको नहीं कर सकते, इसलिए यह महत्वपूर्ण है इसके समझना। ट्रेसिंग इट्स ओरिजिन्स टू बर्थ ऑफ वीडियो आर्ट इन द 1970s। जब हम इसके उत्पन्न या उत्पत्ति की बात करते हैं, यह कब से प्रचलन में आया, तो 1970 के दशक को महत्व देते हैं, और उस समय से कंप्यूटर के आने के बाद भी कंप्यूटर बहुत तेजी से नहीं फैला था, कम से कम भारत जैसे देशों में कंप्यूटर बहुत देर से आया था और सबके पहुंच से दूर ही था, आज भी सबके पहुंच में नहीं है, तथा जो चाहते हैं वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में पहुंच रहे हैं। और कंप्यूटर का छोटा रूप, सूक्ष्म रूप कह लीजिए, मोबाइल तो हमारे पास होता ही है। It is increased in popularity as digital video productions technology has become more readily accessible। यह एक वीडियो टेक्नोलॉजी के रूप में आया और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन बना, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तैयार होता है, और यह सभी के लिए आसानी से तैयार मिलता है कि एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और थोड़े से इनोवेशन या क्रिएटिविटी जिसमें है वह इसमें अपना काम भी करते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हम अपने फोटो को ही बहुत सारे चीज़ों तरीके से एडिट कर लेते हैं, उसमें लाइट इफेक्ट डाल देते हैं, शेड्स डाल देते हैं, टोन्स डाल देते हैं, बैकग्राउंड्स कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ इफेक्ट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास उपलब्ध हैं और हम इस सबको कर लेते हैं। टुडे वीडियो इंस्टॉलेशंस इज ubiquitous and visible in a range of environment from
galleries and museums to an expanded field that includes. एक गैलरी में वीडियो प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं सबको, या किसी म्यूजियम में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, या एक ओपन एनवायरनमेंट में इसको रख सकते हैं। एक ऐसा माध्यम है कि आप उसको कहीं भी शो कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को भेज के उसका इफेक्ट जान सकते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती है, ये सारे हम एक वीडियो इंस्टॉलेशन के माध्यम से कर सकते हैं। ये भी एक इनोवेशन का तरीका है। और आपके जैसे रिसर्चर्स, न्यू कमर्स आप लोग हैं, तो एक डायमेंशंस इसमें भी दिखता है कि रिसर्च किया जा सकता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है। थोड़ी सी जो कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं वो इन पे अपना काम कर सकते हैं, और एक अच्छा टॉपिक इससे भी चल सकता है। शायद ये सब सोच करके इन सब विषयों को आपके लिए लाया गया है कि हर चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानें और एक मार्ग प्रशस्त हो आपके आगे के लिए। इंस्टॉलेशन आर्ट in film. The term installations art is used to describe large-scale mixed media constructions, often designed for a specific place or for a temporary period of time. फिल्म में भी इंस्टॉलेशन का काम होता है। फिल्म में जितने सारे बैकग्राउंड्स होते हैं या जो सीन्स होते हैं वो सारे ओरिजिनल नहीं होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि उनके लिए इंस्टॉलेशन कैसे बनाया जाए और क्या इनोवेशन वहाँ पे हो। क्योंकि हर फिल्म के आप देखते हैं हर गाने की बैकग्राउंड अलग हो जाती है। गाने में एक गाने में 2500 बैकग्राउंड्स मिलते हैं, तो चलिए वो तो कर लेते हैं, लेकिन एक्शन बहुत सारी चीजें बहुत जगहों पर करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, जोड़ते हैं, एडिट करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है उसकी। किंतु आप देखें कि वहां भी बहुत सारी चीजों इंस्टॉलेशन के रूप में इस्तेमाल होते हैं जो आर्टिस्टिक होते हैं, और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है कि हम उसको देखें, समझें। कभी कभी वो आर्टिस्टिक होते हैं और संग्रहित करके रखते हैं, तो कभी मॉडिफाइड करके दोबारा प्रयोग करते हैं, और कभी उसे नष्ट कर दिया जाता है क्योंकि आगे प्रयोग ना हो। ये भी एक तरीका है जो टेम्पररी पीरियड्स के लिए बनाए जाते हैं। मॉडर्न एग्जांपल्स ऑफ वीडियो आर्ट, इट इंक्लूड्स फुटेज कैप्चर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सच एज टेलीविजन एंड पोस्टर रिकॉर्डिंग्स। This type of art may be produced by filming live performance or manipulating pre-existing footage by editing additional layers or effects. देखिए कितनी सारी चीजें ये स्पष्ट कर दे रहा है कि वीडियो इंस्टॉलेशन आखिर है क्या, उन्हें कैसे हम कर लेते हैं इन सारी चीजों को। तो थोड़ा सा चेंज करना कैसे एक अभिव्यक्ति को साकार कर देता है, एक क्रिएटिविटी को दर्शाता है। मॉडर्न एग्जाम्पल्स इसके यही हैं। इसमें कोई फुटेज कहीं से आप ले लेते हैं, या आपने खुद बनाए हैं तो ले लें, या टेलीविजन से उठा के रख लेते हैं, या किसी और सोर्सेज से आपके पास अवेलेबल है तो आप उसकी फुटेज उठाते हैं, और इसमें फिर इसके इसकी जो फिल्मिंग, जो लाइव परफॉर्मेंस उसको भी ले सकते हैं। उसके बाद उसमें आप मैनिपुलेटिंग करते हैं, अर्थात उसमें परिवर्तन करते हैं। जो पहले से उसमें सिद्धांत या तकनीक या विषय वस्तु है उसको एडिट करते हैं, उस फुटेज में कुछ नया डालते हैं और कुछ नए इफेक्ट डालते हैं, या पूरे बदल के आपने पूरा मौलिक इफेक्ट ही डाल दिया तो एक नया हो जाता है। कई बार हम बिल्कुल अपनी नई चीज लेते हैं और बैकग्राउंड बदल डालते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम करते रहते हैं। ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत रखते हैं वीडियो इंस्टॉलेशन के अंतर्गत। द साइट स्पेसिफिक वर्क इन अर्बन और इंडस्ट्रियल इन लैंडस्केप। देखिए जिस साइट स्पेसिफिक की बात कर रहे थे, ये दृश्य विशिष्ट जो भी कोई जगह है उसके अनुरूप, उसके उपयोगिता या उस बिल्डिंग या उस ऑफिस के करैक्टर को वह इंस्टॉलेशन प्रेजेंट करे, ये उसी के अनुरूप डिपेंड करता है। इसलिए साइट स्पेसिफिक, बिल्डिंग स्पेसिफिक या इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के अकॉर्डिंगली हम वो काम करते हैं, तो वह एक अच्छा इफेक्ट देता है, मैसेज दे देता है। पॉपुलर फॉर्मेट्स इंक्लूड मॉनिटर वर्क्स, प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस। मॉनिटर वर्क्स जो होता है वो है पॉपुलर फॉर्म है इसके। प्रोजेक्शन से आप दिखा सकते हैं, परफॉर्मेंस के थ्रू दिखा सकते हैं कहीं भी। द ओनली रिक्वायरमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड डार्कनेस। कहते हैं आपको ऐसे वीडियो इंस्टॉलेशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, मात्र तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेबल बैटरी ही क्यों ना हो, किंतु इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर कुछ तो चाहिए, और एक डार्कनेस चाहिए। शांति से अंदर में बैठ जाए, फिर हम काम करें। आप लेजर रेज देखते हैं, लेजर थ्रू जो बहुत सारे
अभी अयोध्या में ही बहुत बड़े प्रोग्राम्स थे, आप लोग सभी ने देखा है, और वो पूरा लेजर से पूरा हो रहा है, कोई आधार नहीं है। तो ऐसे वीडियो फिल्म्स आज बन रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। अपने संदेश, अपने संस्कृति को बताने का प्रयास, अपनी भावनाओं को प्रोजेक्ट करने का, प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। ये सारे आज विभिन्न माध्यमों में एक माध्यम हमारे पास वीडियो इंस्टॉलेशन भी उपलब्ध है। अदर नॉन वीडियो आर्टिस्ट आर नेम, जो कुछ नाम आते हैं चर्चा में रहते हैं। नेम जॉन पिंक, कोरियन अमेरिकन है ये। वुल्फ वोस्टेल, विल वायोला, गैरी हिल, ये सारे वीडियो इंस्टॉलेशन के फेमस आर्टिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड। यद्यपि उससे रिलेटेड ही है वीडियो परफॉर्मेंस, किंतु यहाँ दो टॉपिक के रूप में आपके समक्ष है पहले से ही सिलेबस में, तो थोड़ा सा भिन्नता रखते हुए हमने भी इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो दोनों में माइन्यूट अंतर है, किंतु जो भी है वो हमारे सामने रहे तो हम थोड़ा उसको समझ सकते हैं। वीडियो प्रस्तुति माध्यम, वो इंस्टॉल कर रहे थे, उसमें हम पहुंचते नहीं थे, इनडायरेक्ट में रहते थे। इसमें हम प्रस्तुत भी होते हैं, स्वयं को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वीडियो इज ए वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट लीड्स टू मेजरेबल आउटकम्स। देखिए, मेजरेबल आउटकम्स, जिसका तो नाप तोल की जा सके, उसके आउटकम्स को, रिजल्ट को, परिणाम को, वह इसके द्वारा किया जाता है। वीडियो नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड नॉट ओनली फॉर मोबाइल डिवाइसेस बट ऑल्सो फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने सारे हैं, इन सब का भी इसमें हम प्रयोग करते हैं। इनमें क्या है, जब अपना वीडियो परफॉर्मेंस डाल देते हैं और वो फ्लोट करता है, वहाँ पे वायरल करते हैं, फैलाते हैं हर तरफ, और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या उसमें आ रहा है, रिएक्शंस, एक्शन रिएक्शन सारे हम गौर करते हैं। फेसबुक पे एक पोस्ट डालते हैं तो हम कहते हैं अरे इसमें इतने लोगों ने लाइक किया, 200 लोगों ने कर दिया, 100 लोगों ने कमेंट्स भी किया, तो हम मन ही मन खुश होते हैं, व्यक्त भी नहीं करते, लेकिन लगता है कि हाँ इतने लोगों का रिएक्शन आया, कुछ ने शेयर भी किया। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे, और यह मायने रखता है आज के मार्केटिंग युग में, बाजारवादी युग में, जो हर चीज बिकता है यहाँ इस युग में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बेचे जा सकते। तो इसके लिए यह एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में हमारे सामने आता है। एवरी मीडिया नीड्स टू एंगेज द व्यूअर्स एंड इंड्यूस ए ब्रांड इंटरेक्शंस ऑन देयर पार्ट। वो व्यूअर्स को यूज करते हैं, सभी को लगाते हैं और उसका रिएक्शंस लेते हैं, फीडबैक्स भी लेते हैं, अच्छे बुरे दोनों के लिए वो एनालिसिस करते हैं इसका कलेक्शन करके। परफॉर्मेंस मीन्स अ परफॉर्मेंस इज एन एक्ट ऑफ स्टेजिंग और प्रेजेंटिंग अ प्ले। स्टेज पे कोई काम करना वो परफॉर्मेंस के अंतर्गत आता है। जैसे हमारी ललित कला की, फाइन आर्ट्स की एक विधा ही, जिसे प्रदर्शन कला कहते हैं, मंचन कला कहते हैं, उसे परफॉर्मेंस आर्ट ही कहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट। तो हम सभी जानते हैं स्टेज उसके लिए चाहिए, उनके लिए चाहिए, तभी प्रेजेंट कर सकते हैं। और प्रेजेंटिंग ए प्ले, कंसर्ट और अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। अदर फॉर्म दूसरे फॉर्म हो सकते हैं जिससे एंटरटेनमेंट हो समाज का, लोगों का, और उसके द्वारा हमें उसके रिएक्शंस भी बाद में मिले। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट और accomplishing an action, task of functions। एक्शन के बारे में जानना, कोई टास्क हमने किसी को दिया है तो उसके लिए रिएक्शंस उसमें क्या आ रहे हैं, इन सब को हम जांच सकते हैं एक वीडियो परफॉर्मेंस प्रस्तुत करके, या उसे विस्तारित करके, प्रसारित करके, उसके रिएक्शंस, उसके कमेंट्स और उसके विश्लेषण, फीडबैक से हम सब करते हैं। टिप्स ऑफ इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर वीडियो कंटेंट। आप अपने वीडियो कंटेंट को कैसे अच्छे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स अवेलेबल है, बहुत सारे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसका विशेषज्ञ हूँ, किंतु इतनी चीजें हैं और आप लोग के पास वेबसाइट्स, नेट्स अवेलेबल सभी के पास हैं, और भी देख सकते हैं इसमें। इंक्लूड ऑप्शंस और एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट इन योर वीडियो। जो भी वीडियो आप बनाते हैं तो उसमें कैप्शंस डालिए। कलाकार हैं, कलाकारों को थोड़ा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, और संपूर्ण पेंटिंग्स को हम जब एक शीर्षक 2 या 3 शब्दों में डाल देते हैं, इवन कई बार सिंगल वर्ड ही रहता है, और पूरी पेंटिंग में इतना आपने काम किया और एक शब्द में आप लिख देते हैं, तो एक्सपर्टाइज हमारी होती है शब्दों के बारे में, हमारी भाषा ज्ञान अच्छा रहता है, स्तरीय होता है, और हमारे पास यदि शब्दों का भंडार हो, वाक्यों का विन्यास हो, तो हम ऐसे कैप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। पोस्टर बनाने के बाद यदि कैप्शन अच्छा ना हो तो वह पोस्टर संदेश संप्रेषित नहीं कर सकता ढंग से।
इसलिए ऐसे विश्लेषणात्मक टेक्स्ट भी उसमें डालिए। उस वीडियो में थोड़े-थोड़े अपने कैप्शंस और टेक्स्ट डाल के उसको और विश्लेषित और एक्सपांड कर सकते हैं, उसे और विस्तारित कर सकते हैं। यही एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, खास करके कमर्शियल आर्ट जो हमारी चित्रकला की एक विधा है, उसके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक होता है। और हमें से आप लोगों ने कमर्शियल आर्ट की कुछ चीज़ों को जाना समझा होगा, कम से कम पोस्टर बनाते ही होंगे, बनाया होगा, वहाँ इसकी आवश्यकता रहती है, वैसे ही यहाँ वीडियो में चाहिए। क्रिएट कंपेलिंग वीडियो थंबनेल्स बनाना ताकि थोड़ा पता चले सबके बारे में और इंडिकेटर्स उसमें लगा रहे। कंडक्ट A&B टेस्ट टू इम्प्रूव ROI। कस्टमाइज वीडियो फिल्म फाइल फॉर द प्लेटफॉर्म। अब कस्टमाइज वीडियो फाइल्स कहते हैं, ये कहाँ के लिए आप बना रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, उस अनुकूल उसके विषय वस्तुओं को संयोजित करें। इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो उस टाइप का बने, ट्विटर के लिए बना रहे हैं तो आप उसी अनुकूल अपनी वीडियो तैयार करें, परफॉर्मेंस बनाएं। व्हाट्सएप या दूसरे किसी और माध्यम के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, अपलोड करना है किसी यूट्यूब चैनल्स के लिए, तो आपको उसी अनुकूल काम करना होता है। उनकी तकनीकी विशेषताओं को ध्यान रखना होता है, उनकी तकनीकी लिमिटेशंस को ध्यान रखना पड़ता है। कल की रिकॉर्डिंग लगभग 1.5 घंटे की थी और मैंने चाहा तो इसको व्हाट्सएप से कर दूं, मेल से कर दूं, नहीं हो पा रहा था, डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये कुछ तकनीकी सीमाएं हर जगह हैं, तो हमको समझना चाहिए इन चीज़ों को और उसी के अनुकूल तैयार भी करना चाहिए उन विषय वस्तुओं को। ओनली एनेबल आउट टू प्ले फॉर वाईफाई कनेक्शंस। इसको ऐसा भी लगा रखते हैं कि ये वाईफाई कनेक्शंस में ही कई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे मोबाइल में भी कि वो कहता है वाईफाई कनेक्ट वाईफाई, जबकि आपका नेट उस समय काम कर रहा होता है। तो कुछ डाउनलोड्स इतने हैवी होते हैं जो आपके मोबाइल में बिना वाईफाई के नहीं आ पाते, तो उसके लिए वाईफाई चाहिए। तो ये कहते हैं कि ऐसी ही चीज़ रखिए जो हर जगह कोई भी न कर ले, जो उसके पास वाईफाई या ऐसी सक्षमता हो, पात्रता हो, वही इन चीज़ों को देखे समझे और उसका प्रयोग करे। तो ये वीडियो इंस्टॉलेशन के बाद वीडियो परफॉर्मेंस, इससे मिलता जुलता ही कुछ और चीजें हैं। टिप्स टू इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर वीडियो कंटेंट। आप अपने वीडियो कंटेंट्स को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। प्री प्लान योर विजुअल फर्स्टली, यू नीड टू प्लान योर विजुअल्स। मतलब हम कहते हैं आपको एक वीडियो बनाने से पहले प्लान करना चाहिए, उनमें क्या कंटेंट्स रहे उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसके लेआउट्स तैयार करने चाहिए। हम पेंटिंग्स बनाते हैं तो उससे पहले स्केचेस करते हैं, कुछ लेआउट बनाते हैं, तब जाके फाइनल स्टार्ट करते हैं। तो ये अभ्यास की अच्छी आदत है और उसको यहाँ भी पालन करने की बात कही जा रही है। कैमराज एंड सेटअप्स, डिपेंडिंग ऑन योर हाउ मेनी कैमराज यू आर यूजिंग, यू विल नीड टू गेट थिंकिंग अबाउट टेक्स शॉट्स एंड एंगल्स। देखिए कैमरा आप यूज करते ही करना ही पड़ेगा, चाहे मोबाइल का कैमरा हो या कोई और भी कैमरे हो। आपको डिपेंड करता है कि कितने कैमरे आप यूज कर रहे हैं और क्या आपको काम करना उसके अकॉर्डिंगली। और फिर कहता है कि आप इस पर सोचें, इस पर विचार करें कि क्या कब टेक्स्ट लेना है, कब उस पर शॉर्ट्स रेडी करना है, कब कौन सा एंगल हमको लेना है, कौन से लाइट्स लेने हैं। इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। एक डीप नॉलेज जो होगा तो इसमें विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उसकी आवश्यकता है। ब्रिंग इन मिक्स इंजीनियर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी जानकार इसमें रहते हैं जो जोड़ के इसको फिर एडिट करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर वो फ्लोट के लिए या कहीं रेडीमेड परोसने के लिए तैयार हो पाता है वो सामग्री। यूज ए साउंड बोर्ड, sync headphone, time to edit, final tweaks and directions. You can calculate your video's play rate by taking the number of viewers who clicked and watched your video and dividing it by total number of impressions it reviewed. अब इसको आप कैलकुलेट करने की बातें करते हैं, हम लोग रोज कैलकुलेट करते हैं अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पोस्ट को, उस टाइप से इसको भी कैलकुलेट करने की बात आती है। तो चूंकि कॉमर्स की बात है, मार्केट की बात है, बिजनेस की बात है, उससे जुड़ी चीजें हैं, वो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी फिर वो आगे तैयार करते हैं, क्योंकि उनको बाजार देखना होता है, व्यवसाय देखना होता है। ये प्रोफेशनल्स के लिए लागू होते हैं। उससे मिलती जुलती है कंप्यूटर एज न्यू मीडिया। एक कंप्यूटर की बात हम करते हैं और आजकल कंप्यूटर से कोई अछूता नहीं है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, बिना उसका कोई काम, बहुत सारा काम नहीं हो पाता लोगों का। तो भले ही साइबर कैफे में जाएं, किसी और के थ्रू कराएं, लेकिन वो जुड़े हैं ही, उससे जुड़ना ही पड़ता है उनको। एक नया माध्यम आज के युग में एक नई चीज आ गई है और बहुत हद तक आवश्यक भी हमारे लिए है और सुविधाजनक भी है।
यदि जो जानकार नहीं है उनकी बात छोड़ दें, अदरवाइज जो सीखना चाहते हैं वो बहुत सारी चीजें इसमें सीख सकते हैं, कर सकते हैं। कंप्यूटर कला का वह माध्यम है जिसमें कलाकृतियों के सृजन एवं प्रदर्शन में कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। ऐसी कला को एक छवि, ध्वनि, एनिमेशन, वीडियो, सीडी रोम, डीवीडी रोम, वीडियो गेम, वेबसाइट, एल्गोरिथम आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। कई पारंपरिक विषय भी अब डिजिटल तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप पारंपरिक रूप से सृजित कला तथा कंप्यूटर के माध्यम से निर्मित कला में अब कोई भेद परिलक्षित नहीं होता। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी यहाँ तक पहुंच गई है कि कंप्यूटर एक माध्यम के रूप में प्रयोग भी हो रहा है और कलाकृतियां भी सृजित करके दे रहा है, और कतई जो हमारी पारंपरिक चित्र हैं और यह चित्र बने हुए हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। आपने जाना होगा कि मुगल आजम पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, ओरिजिनल उसकी ब्लैक एंड व्हाइट, बाद में उसमें अभी कलर किए गए कुछ वर्षों पूर्व, कुछ दशकों। तो वो चीजें कहाँ से हो रही है? ये कंप्यूटर के द्वारा हो रही है। वो चित्र ही तो, ये चित्र चलचित्र हैं और कंप्यूटर के द्वारा हो रहे हैं। तो हमें इन चीजों को, टेक्नोलॉजी को समझना है, जानना चाहिए। इसके सहारे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ध्वनि हो, वीडियो हो, सीडी रोम हो, डीवीडी रोम, अब इसमें से कुछ चीजें भी धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही हैं। आप लोगों ने वीसीआर और वीसीपी सुना होगा, देखा होगा था कुछ लोगों ने, लेकिन अब देख लीजिए नहीं है हमारे साथ, उसकी आवश्यकता नहीं है। इवन सीडी और डीवीडी भी आउटडेटेड होती जा रही हैं। अब आप इतनी सारी टेक्नोलॉजी नई नई चीज आ रही हैं, सूक्ष्म 1 GB का पेन ड्राइव कितना मुश्किल हुआ करता था लोगों के पास, महंगे मिलते थे, अवेलेबल नहीं होते थे। आज तो 64 या कितने 100 से ऊपर जीबी के टीवी तक के मिल जा रहे हैं। ये चीजें परिवर्तन हो रही हैं, आ रहा है। कई पारंपरिक विषय भी इसमें आ रहे हैं। कंप्यूटर कला को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। इस संदर्भ में बस इतना समझा जा सकता है कि यह तकनीकों द्वारा विकसित कला प्रदर्शन है। निश्चित रूप से तकनीकों द्वारा विकसित ही कला प्रदर्शन है। कला को प्रदर्शित तो करता है, लेकिन थ्रू टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी मटेरियल्स एंड माध्यम के रूप में कंप्यूटर है। मटेरियल्स कोई नहीं लगता है, वो कोई वेस्ट भी नहीं होता। मटेरियल्स चित्र बना के आप रख देते, खराब नहीं होती है, कोई कम नहीं हो जाता आपका कलर, यदि तब तक कि जब तक आपने प्रिंट नहीं निकाला है। कंप्यूटर कला समय के साथ तकनीकी बदलाव के कारण बदलने को बाध्य है, क्योंकि प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर में परिवर्तन इससे सीधे तौर से प्रभावित करता है। कंप्यूटर कला नित्य बदल रही है। क्यों? इस सॉफ्टवेयर में रोज परिवर्तन हो रहा है। आपने 10 साल पहले जो मोबाइल लिया होगा वो आज आपके पास किसी काम का नहीं होगा। इवन 4-5 साल पहले भी लिए होंगे तो 2G से 3G में आए, 3G से 4G, 4G से 5G, फिर 6, 7, 8, पता नहीं ना कितने जी तक जाएंगे। तो ये जो जनरेशन्स बदल रहे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी रोज बदल जाती है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज ही हम प्रेफर करते हैं। महंगी भी होती है फिर भी लेते हैं, लेकिन पता चलता है ये मोबाइल कितना खर्चा लोगों को करा रहा है। हम थोड़ा सा सोचे तो हमने स्वयं अपने लिए कितने मोबाइल खरीदे हैं आज तक, और एक लैंडलाइन फोन हुआ था ट्रिंग ट्रिंग, वो दशकों पीढ़ियों तक करता रहता था। आज देख लीजिए हम बदल रहे हैं। उसपे जो रेकरिंग खर्चे हैं वो अलग है, एक सेट्स की कीमत हम इतना लगा रहे हैं। तो इन सब के कारण, कंप्यूटर के कारण ये परिणति भी आई है और एक प्रगति भी कह सकते हैं एक तरीके से, इसका द्योतक भी है। ये सॉफ्टवेयर में परिवर्तन इसको सीधा प्रभावित करता है। आज एक कलाकार एल्गोरिथम की तकनीकों का प्रयोग कारखाने कर अपने पारंपरिक कला थाती को हूबहू सृजित कर लेता है। आपको पता होगा कि आजकल 3D प्रिंटर एक अच्छा उपकरण आ गया है, डिवाइस है, जो 3 डायमेंशनल प्रिंट निकालता है। स्कल्पचर यदि किसी प्लास्टिक या मेटल में चाहिए तो वह उस मशीन में वायर उस कलर के रंग के डाले जाते हैं और वो 3D उठा के पोर्ट्रेट बना के दे देता है। अर्थात हाथों से बनाने की आवश्यकता अब नहीं है। 3 फीट तक की आकृतियों की पोर्ट्रेट या ऐसी फिगर हूबहू निर्मित करने की कला या डिवाइस मशीन भारत में उपलब्ध है। दयालबाग, आगरा के दयालबाग इंस्टीट्यूट्स में जो ब्रेसलेट हमारे हाथ में होते हैं, कभी कभी आप लोग पहनते हैं, वो इलास्टिसिटी भी होती है और कई बार 2 रंगों के उसमें प्लास्टिक से या दूसरी चीज लगी रहती है। हमारे सामने ही उस डिवाइस से उसको मशीन के द्वारा प्रिंट कहते हैं प्रिंट, लेकिन है वो 3D है, सॉलिड फॉर्म में है, और निकाल के दिया और हमने हाथ में उसको लगा लिया इलास्टिसिटी के संग। तो आप ये टेक्नोलॉजी आ गई है। चाइना वगैरह में 6 फीट से ऊपर तक की मूर्तियां सीधे मशीन के द्वारा तैयार कर ली जाती है। तो वो आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ये परिवर्तन आ रहा है।
शब्द कंप्यूटर कला तक जनवरी 1963 ईस्वी में कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन नामक पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर एडमंड बर्फले ने 1962 में एफेनी अराजी द्वारा निर्मित एक तस्वीर प्रकाशित की थी। अराजी ने एक तस्वीर बनाई थी जिसको बर्कले ने 1962 में प्रदर्शित किया, 1963 में, और यह पहली तस्वीर मानी जाती है कंप्यूटर एंड ऑटोनोमस नामक मैगजीन पे छपी थी, जो कंप्यूटर तस्वीर थी, कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई थी। अब आप इतनी प्राचीन बात हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत बाद में आई हैं कंप्यूटर्स। ये शब्द वहीं से गढ़ा और कंप्यूटर कला शब्द को यह पहला कलाकृति के रूप में हम इसके उदाहरण को मानते हैं। इस तस्वीर ने उन्हें पहली बार 1963 में कंप्यूटर कला प्रतियोगिता शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसी तस्वीर से फिर बर्कले ने एक कंप्यूटर कला की प्रतियोगिता आरंभ कराई, जो 1973 में हुई पहली कला प्रतियोगिता थी, जो कंप्यूटर कला प्रतियोगिता थी, और एक बृहद स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था। हम जानते हैं कि कंप्यूटर उस समय कितना महंगा था, कितनी दूर थी हम लोगों से, आम लोगों से, तो बड़े बड़े देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और अच्छी प्रशस्ति मिली थी। कंप्यूटर कला का आरंभ सन 56-57 के साल को माना जाता है, जब इसका अभ्युदय हुआ था मूल रूप से इस तरीके से, कला के तरीके से, जब एक कंप्यूटर स्क्रीन पर मानव की पहली तस्वीर छपी थी। डेसमंड पॉल हेनरी ने 1960 में हेनरी मशीन का आविष्कार किया था तथा जिसके कार्य को 1962 में लंदन में प्रदर्शित भी किया था। डेसमंड हेनरी ने अपने नाम से ही मशीन डेवलप की थी और उसने बहुत सारे इससे चित्र बनाए थे, फिर उसकी प्रदर्शनी लगाई थी लंदन में। हेनरी को मशीन जनित कला के व्यक्तिगत प्रदर्शनी के लिए आरंभिक कलाकार के रूप में ख्याति मिली। इंडिविजुअल्स सोलो शो जो कहते हैं, वो अपने कंप्यूटर कला की उसने पहले लगाया था और वो उसकी एक अलग ही ख्याति इस कारण से बनी। कंप्यूटर से और भी तरीकों से चित्र बन रहे हैं। रोबोट चित्रण, रोबोट पेंटिंग वास्तव में 1962 में ईस्वी में रेमंड ऑक्सन पेंटिंग मशीन ने बनाई पहली रोबोट द्वारा निर्मित चित्र था। अन्य रोबोट कलाकारों में हारोल्ड कोहेन, एरोन जोसेफ नेचवाताल, केन गोल्डबर्ग, मैथियास ग्रोबेल आदि का नाम उल्लेखनीय है। उसके साथ एक तंत्रिका शैली कला भी है, जिसमें जटिल संरचनाओं के द्वारा, आलेखन के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा एक विचित्र तरीके से पेंटिंग्स या चित्रों का संयोजन करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सॉफ्टवेयर को मिला करके बनाए जाते हैं। एक एनिमेशन कला जो हम लोग देखते हैं, एनिमेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है आज के युग में, खास करके विज्ञापन के क्षेत्र के लिए, और वो हमारे टीवी शो पर घर में प्रदर्शित हो रहा हो, कार्टून फिल्म हो या कार्टून के रूप में रामायण महाभारत की कथा हो, इन सबको हम सभी देखते हैं। ये सारे भी कंप्यूटर कला की ही तो देन है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी बदली तो हमारे माध्यम और मटेरियल्स बदल रहे हैं, और माध्यम और मटेरियल्स जो कल थे वो आज नहीं है, और संभवतः कल भी इसमें परिवर्तन होगा। यह एक प्रकृति की शाश्वत प्रक्रिया है जिसमें बदलाव आता चला जा रहा है। जिस कंप्यूटर से को हम लोग हमारे पास क्षमता ही नहीं थी, हम उसको देख सके, कर सके, उसका रोज प्रयोग करते हैं, और शायद यह टेक्नोलॉजी है, यह माध्यम ही है जिसे ने आपको और हमको जोड़ रखा है। यह हमारी कला के लिए तो है ही, साधकों के लिए, कला विद्यार्थियों के लिए भी नित्य नए खोज, नए आयाम को तलाश के लिए भी है, ताकि उसमें नूतनता बनी रहे, बढ़ती रहे। इनोवेशन और सृजनशीलता, ये दोनों ही एक साथ मिलकर हमको इस ओर प्रेरित करे कि हम शोध कार्य में अपने विषयों के चयन में, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के निर्धारण में इन चीजों को समाहित कर सके, इस पे कार्य कर सके, और ऐसी चीजों जो समाज के लिए कुछ दे सके। तो मैं समझता हूँ कि आज थोड़ा सा जल्दी समाप्त हो गया है, तो मेरी तरफ से ये पूर्ण हो रहा है। आपके तरफ से कुछ और चर्चा हो सकती है तो कर सकते हैं हम लोग। मैडम आवाज सुन रही हैं? आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी सर। अच्छा, तो नहीं लगता सर एक्चुअली मैं कुछ और काम से, स्वाभाविक है, वो तो पता चलता है। कहीं मैं स्वयं, आज हमारी मीटिंग थी तो हमने कहा नहीं क्लास है आपकी तो ये करूंगा, और दूसरे काम में गया नहीं मैं, लेकिन ठीक है, दोनों काम प्रशासनिक के रूप में मैं जानता हूँ रहती है।
कल तो क्लास रहेगी इसी समय पे, कोई चेंज तो भी नहीं करना अपने को? नहीं नहीं सर, यही समय पर रहेगी हाँ, क्लास। यही समय पर रहे। और मैं बीच में जो अपना पूरा शेड्यूल है उसमें 2 दिन मैं गैप चाहूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जी सर। मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए चाहूंगा, तो कि प्रिपरेशन हो सके। जी जी प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए। वो मैं असल में सर, तो आप मुझे डेट बता दीजिएगा। अभी कर लेते हैं। हाँ, 1-2 दिन में फाइनल कर लेते हैं कौन सा डे ऑफ रखेंगे, तो इन जी जी विद्यार्थियों को भी पता रहेगा, स्कॉलर्स भी जी फ्री रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली, तो थोड़ा आसानी जी रहेगी। क्योंकि 1-2 जी मीटिंग्स भी मेरे हैं, तो मैं वो भी हो सकता है कर लूँगा इस बीच में। और फिर बात करते हैं आपसे लगातार। जी। हाँ, बाकी लोग जुड़ गए हैं? यस सर। सर स्ट्रेंथ तो आपकी पूरी है, आज भी सभी लोग हैं, अच्छा लगता है। कल हमारा फिर 8 सेंटर्स हैं, कला स्थल या कला केंद्रों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे जो 8 सेंटर्स हैं उसके बारे में। वो भी अच्छा टॉपिक तो आपने बहुत ही अच्छे पूरे ही रखे हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। बस थोड़ा सा समय प्रिपरेशन के लिए, समय प्रेजेंटेशन के लिए समय तो ठीक निर्धारित किया है, हमको उसी में बांधना ही है, किंतु प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा समय लग जाता है इन सब कार्यों में। और मैं भी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और जैसे बाकी चित्रकार या कलाकार होते हैं, तो सीखते सीखते अब आप लोगों के साथ और कुछ सीख ले रहा हूँ। और कृष्णा जी ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर, बहुत अच्छे से सर, समझ में आ रहा है। और ये सरोज, सरोज कहाँ है इनका? सरोज सिंह। यस सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी सबको? चलिए। यस सर। हाँ, मैडम की व्यवस्था है, अच्छा है, मैडम जुड़ जाती है, करा देती है आप लोगों को, कोर्स वर्क पूरा हो रहा है कम से कम। और ये इन सब चीज़ों को आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं, तो मैं पीपीटी में उपलब्ध करा दूंगा, उसको भेज दूंगा मैडम को मैं। तो आप इसके पास अपने पास सहेज के रखेंगे, तो आगे कभी भी इस पे आपको भी कभी काम करना होता है, स्टडी मटेरियल तैयार करना होता है, या किसी को बताना ही होता है, कभी वेबिनार्स या सेमिनार्स में भी प्रेजेंटेशन हो, तो उसमें ये मटेरियल्स काम आएंगे आपके। तो एक अच्छा, मैं तो सिर्फ इसीलिए ऐसे ही इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ही लिया कि चलो इसी बहाने कुछ मटेरियल्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे भी यहाँ विद्यार्थी हैं, पीएचडी के ही बाकी भी हैं, तो उनके भी काम आते रहेंगे फ्यूचर में भी और अभी भी। तो मैडम के क्या आ गया है फिर? मैडम लगता है फिर अपने जैसा काम हाँ नहीं, जैसा मुझे लगा बताएं। फिर से आप कोई काम में लग गई, जी क्योंकि सर। हाँ, सर ठीक है। जैसा आप मैं बताएं। जी ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं फिर। और ठीक है कल सर। टाइम तो यही रहेगा। और मैं जो जी चेंज करूंगा तो उसमें थोड़ा टाइम मैं चाहूंगा 3:30 कर सकते हैं, आपको दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो वो जी मैं सर। नेक्स्ट में, कल तो यही समय रखें, और जी मैं कल प्लान कर लेता हूँ, और 2 ऑफ डे का मैं प्लान कर लेता हूँ, फिर आपसे जी सर। चर्चा जी कर सर। लेते जी सर। हैं। ठीक मैडम, फिर थैंक यू। ठीक है सर, आप सभी नमस्ते थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते थैंक यू सर। नमस्ते, थैंक यू थैंक यू।